नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत स्टार्टअप उद्यमों के लिए दुनिया में सबसे अनुकूल देशों में से एक। प्रधानमंत्री ने विश्व को प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी और खुली संस्कृति के 5 मजबूत आधारों पर भारत में निवेश करने का आह्वान किया। केंद्र ने उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाने और आयुध निर्माणी बोर्ड के कारखानों के पुनर्गठन को मंजूरी दी। चालू वित्त वर्ष में अब तक निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह दोगुना होकर 1,86,000 करोड़ रुपए हुआ। देश में अब तक 26 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, जैव ईंधन और कम लागत की बैटरी प्रौद्योगिकी भारत में परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाएगी। अमेरिका और रूस शस्त्र नियंत्रण पर वार्ता और दोनों देशों में अपने अपने राजदूत फिर भेजने पर सहमत। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 269 रन बनाए। और यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इटली ने स्विट्जरलैंड को हराकर ग्रुप ए के नॉकआउट दौर के लिए क्वालीफाई किया। ग्रुप बी में वेल्स ने तुर्की को और रूस ने फिनलैंड को हराया। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने महामारी के बीच दक्षता के साथ-साथ सुधारों को भी अपनाया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में देश ने खनन, अंतरिक्ष, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में बड़े सुधार लागू किए गए हैं। यूरोप के सबसे बड़े नवाचारी और स्टार्टअप आयोजन विवाटेक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में वो सब कुछ है जिसकी नवाचारी उद्यमों और निवेशकों को आवश्यकता है। दुनिया भर से निवेशकों को आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी और खुली संस्कृति है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप क्षेत्र के रूप में उभरा है। Our nation is home to one of the world's largest startup ecosystems. Several unicorns have come up in the recent years. India offers what innovators and investors need. I invite the world to invest in India based on the 5 pillars of talent, market, capital, ecosystem, and culture of openness. Indian tech talent pool is famous across the world. Indian youth have given tech solutions to some of the world's most pressing problems. श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां परंपराएं विफल हो जाती हैं, वहां नवाचार से सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने अनेक विधियों को परखने का अवसर दिया और नवाचार ने ही ऐसी स्थिति से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया से लोगों को संकट से निपटने, संपर्क बनाए रखने और छोटी जगह से भी काम करने में मदद मिली है। India's universal and unique biometric digital identity system, Aadhaar, help us to provide timely financial support to the poor. We could supply free food to 800 million people and deliver cooking fuel subsidies to many households.
We in India were able to operationalize 2 public digital educational programs, Swayam and Diksha, in quick time to help students. The second part innovation for the pandemic refers to how humanity rose to the occasion and made the fight against it more effective. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना रोधी 2 वैक्सीन बनाई जा रही हैं और कई अन्य विकास या परीक्षण के चरण में हैं। श्री मोदी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी के कारण कोविड महामारी से निपटने में मदद मिली है। आरोग्य सेतु ऐप संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का प्रभावी ढंग से पता लगाने में सफल रहा है और कोविन प्लेटफॉर्म से लाखों लोगों को कोविड वैक्सीन देने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधार के कारण महामारी के दौरान समय पर मदद उपलब्ध कराने, निःशुल्क राशन और खाद्य तथा रसोई ईंधन वितरित करने में भी सहायता मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष कई रुकावटें आईं, लेकिन इनके बावजूद हताशा पैदा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमें सुधार और तैयार के सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति की बैठक में गहन सागर मिशन और पोषण आधारित उर्वरकों पर सब्सिडी दरों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गहन सागर मिशन के बारे में इस भविष्योन्मुखी निर्णय से संसाधनों के लिए सागर अन्वेषण और समुद्री संसाधनों के उपयोग के लिए गहरे सागर से संबंधित प्रौद्योगिकी का विकास हो सकेगा। इससे समुद्री संसाधनों पर आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि गहरे सागर का सर्वेक्षण और खोज की जाएगी। भारत ने तय किया है कि आने वाले 5 सालों में ये डीप ओशन मिशन, इससे जिस ब्लू इकोनॉमी की हमने कल्पना की है, मत्स्य व्यवसाय से लेकर समुद्र की सारी शक्तियों का विकास के लिए दोहन करने का काम होगा। 6000 मीटर नीचे जाकर पानी में वहां मिनरल्स है, उसकी स्टडी अभी तक नहीं हुई, इसलिए ये काम पहला होगा। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2021-22 के लिए फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरें तय करने से किसानों को किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि सरकार यूरिया के प्रत्येक बोरे पर 900 रुपए की सब्सिडी देती है। डीएपी फर्टिलाइजर में इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गया, तो स्वाभाविक तौर पर वहां से रॉ मटेरियल लाके इंडिया में बनाने वाली कंपनियों ने उसका प्राइस 1900 रुपीज कर दिया। तो किसान को प्राइस ज्यादा हो गया क्योंकि उसकी कीमत 2400 रुपीज हो गई। 500 रुपीज तो हम सब्सिडी देते ही है। मोदी जी ने महत्वपूर्ण फैसला लिया कि किसानों के पर बोझ नहीं आना चाहिए। किसानों को 1200 रुपीज में ही खाद मिलना चाहिए। जो पहले 500 रुपीज सब्सिडी देते थे, तो 1200 रुपीज सब्सिडी देने का फैसला किया। केंद्र ने आयुध निर्माणी बोर्ड और इससे संबद्ध 41 फैक्ट्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र रक्षा उपक्रम की तर्ज पर 7 कॉरपोरेट कंपनियों में पुनर्गठित करने की भी मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य इन 7 कंपनियों को अधिक स्वायत्तता देना और उनकी विश्वसनीयता बढ़ाना है। आयुध निर्माणी बोर्ड का वार्षिक कारोबार लगभग 19,000 करोड़ रुपए का है। 100% सरकारी स्वामित्व वाली ये कंपनियां युद्ध सामग्री और गोला बारूद, वाहन, टैंक और अन्य हथियारों और उपकरणों तथा पैराशूट का निर्माण कार्य करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस पुनर्गठन के बाद बोर्ड से संबंधित लगभग 70,000 कर्मचारियों की सेवा शर्तों, वेतन, अवकाश प्राप्ति और अन्य लाभों में कोई बदलाव नहीं होगा। अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी के असर के बावजूद इस वित्तीय वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में तेज बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष प्रत्यक्ष कर संग्रह में 100% से भी अधिक की वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने कहा कि आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में निवल कर संग्रह 1,85,871 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वर्ष की संबंधित अवधि में यह 92,762 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 2,16,602 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में ये 1,37,825 करोड़ रुपए था।
मंत्रालय ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष की मौजूदा अवधि में अग्रिम कर संग्रह 28,780 करोड़ रुपए का हुआ है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से लगभग 146% अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक 30,731 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने नए आयकर पोर्टल में समस्याओं और परेशानी के संबंध में लिखित सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये सुझाव 18 जून को शाम 7 बजे तक fmo@nic.in पर ईमेल किए जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नए पोर्टल में समस्याओं पर 22 जून को इन्फोसिस के साथ विचार विमर्श करेंगे। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सदस्य, ऑडिटर्स, कंसल्टेंट्स और करदाता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इन्फोसिस की टीम समस्याएं दूर करने के बारे में स्पष्टीकरण देगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक ऐतिहासिक फैसले में वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला पूंजीगत व्यय बजट दोगुना कर दिया है। इस वर्ष इस मद में 12,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के 5,134 करोड़ रुपए के दोगुने से भी अधिक है। इसका उद्देश्य पंचायतों, खंड विकास परिषद और जिला विकास परिषद के सक्रिय सहयोग से केंद्र शासित प्रदेश का समग्र विकास करना है। सभी 20 जिलों के लिए जिला पूंजीगत व्यय बजट का अनुमोदन कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्रीनगर में उच्चस्तरीय बैठक में किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सभी प्रकार के वाहनों में जैव ईंधन के बढ़ते इस्तेमाल के साथ भारत में परिवहन क्षेत्र में तेजी से बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन और कम लागत की बैटरी प्रौद्योगिकी देश में परिवहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगी। ब्रिक्स नेटवर्क के तहत आने वाले विश्वविद्यालयों के वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि कम लागत वाली बैटरी प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति हुई है। इससे न केवल पर्यावरण में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। श्री गडकरी ने देश के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों से ऐसी नवाचारी प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान करने को कहा जिससे ई मोबिलिटी को बढ़ाया जा सके। उन्होंने ब्रिक्स देशों के बीच भी इस क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग की अपील की। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों का 3 दिन का वर्चुअल सम्मेलन कल आईआईटी बॉम्बे में शुरू हुआ। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने आशा व्यक्त की कि इस विचार विमर्श से उपयोगी जानकारी सामने आएगी, जिससे प्रत्येक सदस्य देश को सतत और समावेशी विकास में लाभ होगा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत स्टार्टअप उद्यमों के लिए दुनिया में सबसे अनुकूल देशों में से एक। प्रधानमंत्री ने विश्व को प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी और खुली संस्कृति के 5 मजबूत आधारों पर भारत में निवेश करने का आह्वान किया। केंद्र ने उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाने और आयुध निर्माणी बोर्ड के कारखानों के पुनर्गठन को मंजूरी दी। चालू वित्त वर्ष में अब तक निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह दोगुना होकर 1,86,000 करोड़ रुपए हुआ। देश में अब तक 26 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, जैव ईंधन और कम लागत की बैटरी प्रौद्योगिकी भारत के परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाएगी। अमेरिका और रूस शस्त्र नियंत्रण पर वार्ता और दोनों देशों में अपने अपने राजदूत फिर भेजने पर सहमत। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 269 रन बनाए। और यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में ग्रुप ए में इटली ने स्विट्जरलैंड को हराकर नॉकआउट के लिए क्वालिफाई किया। वेल्स ने तुर्की को हराया, जबकि ग्रुप बी में रूस ने फिनलैंड को पराजित किया। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007।
आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। देश में अब तक 26 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 32,62,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 29 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 3,56,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में अब तक 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु वर्ग के 4 करोड़ 72 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 9,68,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कोविड संक्रमण के कुल मरीजों में लगातार कमी आने और संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ने के साथ ही देश महामारी पर नियंत्रण पाने के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इन दिनों नए मरीजों की संख्या 1 लाख से कम है। महामारी से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 95.8% हो गई है। देश में अब तक 38 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि इस समय देश में 1,271 सरकारी और 1,383 निजी प्रयोगशालाओं को मिलाकर 2,654 प्रयोगशालाओं के माध्यम से कोविड संक्रमण की जांच की जा रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोविड महामारी की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर के दौरान 28% गर्भवती महिलाओं और प्रसूता महिलाओं में संक्रमण के लक्षण पाए गए। पहली लहर में ऐसी 14% महिलाओं में ही संक्रमण के लक्षण नजर आए थे। तुलनात्मक विश्लेषण अध्ययन में ये जानकारी मिली है। अध्ययन के दौरान गर्भावस्था पर कोविड महामारी की दूसरी लहर के असर का विश्लेषण किया गया। ये पाया गया कि दूसरी लहर के दौरान ऐसी महिलाओं की मृत्यु दर 5.7% रही, जबकि पहली लहर में ये केवल 0.7% थी। कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI के कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने कहा है कि कोविशील्ड खुराक के बीच अंतर बढ़ाने का निर्णय वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है। डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच के अंतर को 4 से 6 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करना एडिनोवेक्टर टीकों के व्यवहार के संबंध में मौलिक वैज्ञानिक कारण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के पब्लिक हेल्थ की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार खुराक में अंतराल 12 सप्ताह होने पर टीके का प्रभाव 65 से 88% के बीच होता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा है कि सरकार ने वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए घर के निकट टीकाकरण केंद्र बनाने की अनुमति दे दी है। श्री कटारिया ने कल वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार के प्रति विश्व जागरूकता दिवस के अवसर पर बुजुर्गों की सहायता के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जल्द से जल्द टीकाकरण के जरिए बुजुर्गों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं। ज्यादातर बुजुर्गों को पहला टीका लगा दिया गया है और उन्हें महामारी से सुरक्षित बना दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल 212 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कल 516 लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 25 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली में इस समय कोरोना के 2,449 मरीज उपचाराधीन हैं। कल 53,000 से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 62 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। झारखंड में नए दिशा निर्देशों के साथ आज सुबह से अनलॉक 3 लागू हो गया है, जो 24 जून तक प्रभावी रहेगा। नए संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे, जबकि सभी दुकान, शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। सप्ताहांत में पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। सभी शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। शादी समारोह में सिर्फ 11 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। मुंबई डब्बेवाला संघ और CSER फाउंडेशन अस्पतालों में कोविड मरीजों के साथ आए परिजनों को मुफ्त भोजन उपलब्ध करा रहा है। दोनों संगठन कोविड लॉकडाउन के कारण इन मरीजों के परिजनों की समस्या कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्यौरा हमारी मुंबई संवाददाता से।
पहले लॉकडाउन के दौरान अस्पतालों में गंभीर और असहनीय स्थिति पैदा हो गई थी। खाली पेट 8 से 9 घंटे मरीजों के लिए रहना कोई मजाक नहीं था, लेकिन मरीजों के परिजन अस्पतालों में उनकी देखभाल करने में व्यस्त रहे। मुंबई डबेवाला और CSCR फाउंडेशन ने कैंटीन की अनुपलब्धता को देखा और मरीजों के रिश्तेदारों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने का फैसला किया। हालांकि उनकी रोजाना कमाई सिर्फ 266 रुपए प्रतिदिन है और जो तालाबंदी के दौरान खुद इस समस्या से जूझ रहे थे। इसके बावजूद वे मुंबई नगर निगम के KEM अस्पताल में मरीजों के 325 रिश्तेदारों को, वाडिया अस्पताल में 300 एवं सायन अस्पताल में 120 रिश्तेदारों को दूसरी लहर की घोषणा के बाद लगातार मुफ्त भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। भावना गोखले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज असम का दौरा करेंगे। वे सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 12 सीमावर्ती सड़कों का उद्घाटन करेंगे। देश के पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान देने की नीति सीधे पूर्वोत्तर राज्यों के विकास से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में संपर्क, शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विशेष संपर्क स्रोत बनाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र का समग्र विकास किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए टीबी निवारण में तेजी लाने की वैश्विक पहल पर एक उच्च स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी रोकथाम से जुड़ी रणनीतियों में तेजी लाने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक कार्य योजना पर चर्चा करना था। लद्दाख प्रशासन अगले वर्ष की शुरुआत तक सामुदायिक रेडियो नेटवर्क शुरू करने की योजना बना रहा है। इस नेटवर्क में क्षेत्र के संपर्क रहित इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर एक केंद्रीय स्टूडियो और 48 ट्रांसमिशन स्थल होंगे। इस नेटवर्क का उपयोग शिक्षा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने और लद्दाख में आपदा प्रबंधन के लिए किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी पहली शिखर बैठक में हथियार नियंत्रण पर वार्ता फिर शुरू करने और एक दूसरे के यहां राजदूतों की बहाली पर सहमति व्यक्त की है। पिछले वर्ष दोनों देशों ने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया था। कल रात जिनेवा में हुई आमने सामने की बातचीत में अमेरिका रूस संबंधों में सुधार पर विचार विमर्श किया गया। 4 घंटे तक चली बैठक के बाद दोनों नेताओं ने वार्ता पर संतोष व्यक्त किया। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि श्री जो बाइडेन एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, उनके साथ बातचीत रचनात्मक रही। महिला क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच में कल ब्रिस्टल में इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 6 विकेट पर 269 रन बना लिए थे। मेजबान इंग्लैंड की ब्रंट 7 और डेनक्ले 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही थीं। ये पहली बार है जब भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी इंग्लैंड में क्रिकेट के सभी प्रारूपों की श्रृंखला खेल रही है। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कल ग्रुप ए के एक मैच में इटली ने स्विट्जरलैंड को 3-0 से हराकर नॉकआउट दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया। वहीं वेल्स ग्रुप ए के एक अन्य मैच में तुर्की को 2-0 से हराकर नॉकआउट दौर में क्वालिफाई करने के करीब पहुंच गया है, जबकि ग्रुप बी में सेंट पीटर्सबर्ग में रूस ने फिनलैंड को 1 गोल से पराजित किया। टोक्यो ओलंपिक्स में खेलों में 37 दिन शेष हैं। आकाशवाणी की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत की शीर्ष महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू के। मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के इम्फाल में हुआ था। वर्ष 2017 में 48 किलोग्राम वर्ग में विश्व चैंपियन बनने के बाद मीराबाई चानू सुर्खियों में आई। 2016 में रियो ओलंपिक में विफल होने के बाद 2017 में मीराबाई चानू ने वापसी की और न सिर्फ विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता, बल्कि 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों में कुल 196 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 20 सालों के इतिहास में ये पहली बार था जब किसी भारतीय महिला भारोत्तोलक ने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। पूरा 12 साल की बात, ओलंपिक में कोई भी नहीं ले पाया था मेडल वर्ल्ड में। कुछ अच्छा बनना है तो सैक्रिफाइस भी करना बहुत ही जरूरी है। मीराबाई चानू ने 2019 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया और 2019 में भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्नैच और क्लीन एंड जर्क में कुल 201 किलोग्राम भार उठाकर चौथा स्थान हासिल किया। 2021 में हुई 2020 एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और कुल 205 किलोग्राम वजन उठाया। मीराबाई चानू ने क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में 119 किलोग्राम वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और कांस्य पदक जीता। मैं इंडिया का एक वुमेन
की तरफ से मैं बोलना चाहती हूँ कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मीराबाई चानू 2020 टोक्यो ओलंपिक में अपने भार वर्ग में पदक की प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। मीराबाई चानू को उनकी उपलब्धियों के लिए 2017-18 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और विशाल, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी बिमलेंदु, आज के समाचार पत्रों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विवाटेक सम्मेलन में संबोधन अखबारों की बड़ी खबर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, अब अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की बारी, वैश्विक निवेशकों को भारत में निवेश के लिए किया आमंत्रित। अमर उजाला निवेशकों का स्वागत शीर्षक से लिखता है, भारत में प्रतिभा, बाजार, पूंजी, माहौल और खुली संस्कृति। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति के फैसले पर लोक सत्य की सुर्खी है, समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास की कवायद कर रही है केंद्र सरकार, उन्नत समुद्री स्टेशन की होगी स्थापना। नए सूचना प्रौद्योगिकी कानून के उल्लंघन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के कानूनी संरक्षण समाप्त होने पर दैनिक भास्कर के शब्द हैं, अब चिड़िया कानून के नीचे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ट्विटर ने जानबूझकर कानून का पालन नहीं किया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत अब संरक्षण नहीं, प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किसी भी सामग्री के लिए बतौर एडिटर होगा जिम्मेदार। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कोविशील्ड टीकों के अंतराल पर हिंदुस्तान ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान को सुर्खी दी है, साक्ष्यों के आधार पर बढ़ाया गया अंतराल, इसको लेकर विशेषज्ञ समिति के सदस्यों में कोई मतभेद नहीं, डेटा के मूल्यांकन के लिए भारत के पास मजबूत तंत्र। कोविड रोधी टीकों पर फैलाए जा रहे भ्रम पर नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है, विवादों के ट्रायल से गुजर रही है कोरोना की वैक्सीन, सरकार ने कहा कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम नहीं। जनसत्ता की अहम खबर है, देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह दोगुने से अधिक होकर 1,85,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 12वीं कक्षा के परिणाम के फार्मूले पर दैनिक जागरण की खबर है, सीबीएसई की समिति सुप्रीम कोर्ट को आज सौंपेगी रिपोर्ट, 10वीं के 30, 11वीं के 20 और 12वीं के 50% अंक के फार्मूले पर आ सकता है 12वीं का रिजल्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत स्टार्टअप उद्यमों के लिए दुनिया में सबसे अनुकूल देशों में से एक। प्रधानमंत्री ने विश्व को प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी और खुली संस्कृति के 5 मजबूत आधारों पर भारत में निवेश करने का आह्वान किया। केंद्र ने उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाने और आयुध निर्माणी बोर्ड के कारखानों के पुनर्गठन को मंजूरी दी। चालू वित्त वर्ष में अब तक निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह दोगुना होकर 1,86,000 करोड़ रुपए हुआ। देश में अब तक 26,53,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, जैव ईंधन और कम लागत की बैटरी प्रौद्योगिकी भारत के परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाएगी। अमेरिका और रूस शस्त्र नियंत्रण पर वार्ता और दोनों देशों में अपने अपने राजदूत फिर भेजने पर सहमत। और महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 269 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।